आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन ऐड किए गए हैं उनका सोर्स क्या है, कौन कौन से प्रोविजन किस किस सोर्स से लिए गए हैं। सोर्स यानी कहाँ से वो चीज़ ली गई है, अपनाई गई है। तो वो सोर्सेज जो है दुनिया भर की बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ लिया गया है। तो वही चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ अपनाई गई है। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि कंट्री में सभी लोगों की सिटीजनशिप एक ही होगी, दो तरीके की, तीन तरीके की सिटीजनशिप नहीं होगी, एक ही तरीके की सिटीजनशिप होगी, जिसे सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है ना, ये प्रोविजन ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से। रिट पावर, रिट्स हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ी थी। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर रिट जारी करता है। ठीक है ना, तो वो रिट पावर का जो प्रोविजन है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड, यानी जो प्रेसिडेंट होगा वो कंट्री का नॉमिनल और फॉर्मल हेड होगा। यानी फॉर्मली ऑफिशियली कंट्री का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। पार्लियामेंट होती है, उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं, वो प्रोविजन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी यूनियन गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी यूनियन लेवल की, वो कलेक्टिवली किसके रेस्पॉन्सिबल होगी? लोकसभा के। और होती है जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी जो मंत्री परिषद होती है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है किसके? लोकसभा के। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, उनको लोकसभा के प्रति सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। क्लियर है। और अगर वो लोकसभा में अपना समर्थन खो देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से अगर कोई भी मिनिस्टर अपना समर्थन खो देता है तो वो मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं रहेगा। ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में ये बात और इंडिकेट हो जाती है, अगर किसी मिनिस्टर समर्थन खो देता है लोकसभा में, उसके पास सपोर्ट नहीं होता है, तो यानी कि सरकार के पास भी सपोर्ट नहीं है। क्लियर है। चलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी, ये प्रोविजन वहां से अपनाया गया है। बजट सिस्टम, हमारी कंट्री में जो बजट लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस बजट का क्या प्रोविजन है, क्या प्रोसेस है, कैसे लाया जाता है, ठीक है, पास होने का क्या प्रपोजल प्रोविजन है उसका, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कैग, यानी कंट्री में कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जो देश में चलने वाली सरकारों के खर्चों पर नजर रखेगा। और दूसरा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पता क्या होता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि एक तरीके का सरकारी वकील जो सरकार का पक्ष रखता है कोर्ट्स में। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वकील होता है। कोई भी मैटर होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है, ठीक है ना, अपनी बात रखनी होती है, कहीं भी जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी, जिस भी मैटर में, जिस भी केस में, और उसे कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा, तो वो अपना कोर्ट में पक्ष किसके माध्यम से रखती है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्लियर है। ये वो प्रोविजंस हैं। और फिर लास्ट है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारे देश में चुनाव होते हैं। क्या होता है ये सिस्टम? इसको समझो ऐसे कि हमारे देश में चुनाव होता है, चार लोग खड़े हुए किसी भी चुनाव में, ए, बी, सी और डी। तीन लोग मान लो, ए बी सी तीन लोग खड़े हुए, वोट डालने वाले लोग कितने? 1000। मैं समझ एफपीटीपी समझा रहा हूँ, बस क्या समझा रहा हूँ, एफपीटीपी होता क्या है। ठीक है ना, तीन लोग खड़े हुए चुनावों में, 1000 लोग उनको वोट देने वाले हैं, 1000 लोग इनमें से किसी एक को चुनेंगे, अब वोट डालेंगे। मान लो ए वाले को मिले हैं 400 वोट, कितने? 400 वोट। बी को मिले हैं 350 वोट, इसको मिले हैं 250 वोट। कितने हो गए? हो गए पूरे 1000, हो गए ना। 1000 लोगों की वोट पड़ी है, तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं? ए को मिले हैं ना सबसे ज्यादा, ए जीत गया। ये होता है एफपीटीपी। नहीं होगा, बी और सी भले ही मिल जाए आपस में, लेकिन ए को सबसे ज्यादा मिले हैं। यही तो एफपीटीपी है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। इसमें इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि जितने वोट उसे मिले हैं उससे ज्यादा उसके अगेंस्ट में गए हैं। कैसे? अब भले ही बट गए हैं वो, लेकिन गए तो उसके अगेंस्ट में। तुम देखो 1000 लोगों में से 600 लोगों ने तो उसको पसंद नहीं किया ये वाले को। यानी एक जगह पे 1000 लोग रहते हैं, उन 1000 में से 600 लोग ऐसे थे
जो नहीं चाहते थे कि ए जीते। बात को समझना, इस एफपीटीपी में क्या है कि 600 लोग ऐसे थे, जो ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये 600 लोग ऐसे थे जो इस ए को नहीं चाहते थे कि ए जीते। 400 लोग ऐसे थे जो चाहते थे, उन्होंने वोट दिया और ये जीत गया, क्योंकि उसे तीनों में सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन ये इस सच्चाई को छुपा देता है कि 600 लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि ए चुनाव नहीं जीते, वो ए को जिताना नहीं चाहते थे। 600 लोग ऐसे थे। तो यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि मेजोरिटी तो उसके साथ नहीं थी। बात को समझना, जो मेजोरिटी थी वो उसके साथ नहीं थी ए के साथ, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गया। क्यों? क्योंकि अगर हम तीनों में इंडिविजुअल देखें तो तीनों में सबसे ज्यादा उसे मिले हैं। यही होता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे पहले आगे निकल गया, यानी जो सबसे आगे है, वो चुनाव जीतता है। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अब ये वोटिंग हुई और अगर ये दोनों मिल गए तो ये जीत जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आधा आधा टाइम बढ़ जाएगा इनका। ऐसा नहीं होता। क्लियर है? नहीं होता ना। हमने ये अपनाया, दो तरीके के सिस्टम अपनाए गए हैं, एफपीटीपी अपनाया और एक पीआर अपनाया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन में होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। वहां पे इस सिस्टम से चुनाव नहीं होता है। उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक अलग तरीके का सिस्टम होता है। उसमें ऐसा होता है कि जहां मेजोरिटी होती है वहां वो जीतता है। ठीक है ना? यहाँ मेजोरिटी होती भी है और नहीं भी होती है। इंडिविजुअली देखें तो ए के साथ है, ओवरऑल देखें तो नहीं। 600 लोगों ने तो उसे नकार दिया, वोट ही नहीं दिया 1000 में से, तो मेजोरिटी तो उसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो जीत गया। ये एफपीटीपी होता है, इसका ड्रॉबैक है एफपीटीपी का। क्लियर है? तो चलिए, ये वो प्रोविजन थे जो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाए हैं। और ये जो टॉपिक है पूरा सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना? तो इस चीज को अच्छे से पढ़ना है जी। यही पूछ लिया जाता है, तो कोई भी प्रोविजन लिया कि ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है ना? ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया है, ये आता है। बस सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे यूएसए की। किसकी? यूएसए की। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजन अपनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया है। दूसरा, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है, जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, वो भी कहां से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट को जब हटाया जाता है ना, तुम कहोगे प्रेसिडेंट को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जब प्रेसिडेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दे। समझना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर हमारे देश में कोई भी नहीं है। हम कहते हैं हमारे संविधान को जो ताकत है वो जनता से मिलती है। ठीक है ना? तो सबसे ऊपर तो एक्चुअल में जनता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई है तो वो कौन है? संविधान है, और उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है? तो अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन कर देता है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। और उसको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। जो भी प्रोसेस जो है उसको हम समझेंगे कभी बाद में, क्योंकि वो काफी लंबी प्रोसेस होती है। उसमें लोकसभा में प्रपोजल लाया जाता है, राज्यसभा में जाता है, दोनों से पास हो जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भी देना पड़ता है कि हम तुम्हारे खिलाफ प्रपोजल लाने वाले हैं तुम्हें हटाने के लिए, जिससे वो भी अपनी बात रख सके। ठीक है ना? तो ये चीज होती है। अभी बस इतना हमें ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो कहां से लिया गया है? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर बात आती है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है उसकी पोस्ट से, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। वो जो प्रोसेस है वो कहां से लिया गया है? उसका कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यानी जो हमारी जुडिशरी है उसका हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेचर जो है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। ठीक है? पीआईएल, पीआईएल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्या है इसको समझो, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या होता है?
कि इसे हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। जब हमने तुम्हें बताया कि हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने की कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आर्टिकल 32 कहता है, और वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करेगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक परंपरा, एक ट्रेडिशन और चालू किया PIL का। ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी USA से लिया गया। इसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जो किसी इंडिविजुअल की नहीं, कुछ लोगों के समूह को जिससे समस्या हो रही है, यानी कोई भी ऐसी समस्या जिससे कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग परेशानी में हैं, उन पर टॉर्चर हो रहा है, उनको क्या कहते हैं परेशान किया जा रहा है, यानी किसी भी तरीके की परेशानी है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, कुछ लोगों के ग्रुप को, ठीक है ना। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जनता को जिससे परेशानी हो रही हो, ऐसी कोई भी समस्या जिससे जनता को समस्या हो रही हो, ऐसी समस्या को लेकर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। और ये किस तरीके से कर सकते हैं? हम डायरेक्ट अपने घर से एक लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट भिजवा सकते हैं, और वो लेटर हमारी अपील के रूप में स्वीकार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस पर तत्काल सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो आपने लिख के भेजा है वो सुनने लायक है, उस पर वो बात करने लायक मैटर है, उसे सुना जाना चाहिए, तो उस पर तत्काल सुनवाई होगी, ठीक है ना। आप अपने घर से आज ही लेटर लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लिए कि हमारे यहाँ पर मोहल्ले में ये परेशानियां हैं, जिससे आम जन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इससे हमारा जो मौलिक अधिकार है वो भी छीना जा रहा है। इस तरीके की बातें लिखकर, और लेटर ऑनलाइन लिखा जाएगा, ईमेल भी कर सकते हो, वैसे भी ऑफलाइन भी भेज सकते हो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे ऑफलाइन, ठीक है। नहीं, उसमें तो तुरंत तत्काल सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। फिर वो बाद की प्रोसेस होती है जब उसमें सुनवाई लंबी चलती है, ठीक है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि जनता के कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करेगा, ठीक है ना। इसमें आप एक लेटर के माध्यम से भी अपील कर सकते हैं, लेटर लिख के सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो सुनने लायक मुद्दा होगा तो उसे तुरंत स्वीकार करेगा और तत्काल सुनवाई करेगा उस पर, ठीक है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब संविधान में कोई भी सरकार बदलाव करती है, सरकार कोई भी कानून बनाती है, तो हमारी जुडिशरी जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, ऐसे कानूनों को, ऐसे किसी भी संवैधानिक बदलाव को जरूरत पड़ने पर जांच सकता है, देख सकता है कि क्या ये जो सरकार ने कानून बनाया है या सरकार ने जो संविधान में बदलाव किया है वो भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, कि कहीं जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, लॉ बनाया है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी लॉ को, ऐसे किसी भी अमेंडमेंट को रद्द कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। और अगर सही है तो वो चलता रहता है। इसी चीज को उसकी जो जांचने परखने की जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, कि वो देख सकता है सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, उसको बुलाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। फिर प्रीएम्बल की बात होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये वो प्रोविजन है जिसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया है। क्लियर है इतनी बात सभी के? अब कुछ कहेंगे इमरजेंसी प्रोविजन तो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, हमने बात केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी की करी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो केवल कहां से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई देखिए, अब हम बात करेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या प्रोविजन अपनाए हैं। हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, ये प्रोविजन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया। हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम है, यानी केवल एक सरकार तो है नहीं जो पूरे देश को चलाती है और कोई सरकार ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हमारे देश में हर राज्य की, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं और एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है। ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं किसी भी कंट्री में, यानी कोई भी कंट्री जहां पर एक से ज्यादा सरकारें होती हैं, ऐसे सिस्टम को, ऐसी कंट्री में जो सिस्टम होता है उसको क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम। क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि हमने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने पावर्स को डिवाइड किया हुआ अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। ये फेडरल सिस्टम की बात कर रहे थे। फेडरल सिस्टम क्या होता है
किसी भी कंट्री के अंदर जब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक से ज्यादा सरकारों के बीच में होता है, ऐसे सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है वो कैसा है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही हमने लिखा है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सरकारों के बीच में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग है सबसे ज्यादा। क्लियर है। फिर आता है एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं एडवाइजरी की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को और प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस कर सकता है, कोई भी एडवाइस दे सकता है। और इसमें प्रेसिडेंट की भी पावर्स होती हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट से जरूरत पड़ने पर एडवाइस ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट खुद से भी एडवाइस दे सकता है, ये उसकी पावर्स हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए किसी भी स्टेट बिल को रिजर्व किया जा सकता है। यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाने के लिए कोई बिल लेकर आती है, लॉ वो तभी बनता है जब पास होके साइन हो जाते हैं उस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर के। तो जैसे स्टेट बिल है तो गवर्नर के होंगे, तो स्टेट बिल लेकर आती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो जो और दोनों हाउसेस से पास कर देती है, तो फिर वो गवर्नर के पास जाएगा साइन होने के लिए। अब गवर्नर को लगता है तो गवर्नर चाहे तो उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने का मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ सकता है कि वो देखे इस मैटर को, इस बिल को वो देखे, अगर वो पास कर देगा तो मैं साइन कर दूंगा। ठीक है ना। ये प्रोविजन भी कहां से लिया गया है, कनाडा के। तो ये वो प्रोविजन है जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाए हैं। यूएसएसआर की बात करें, यानी जो अब रशिया कहलाता है, पहले यूएसएसआर कहलाता था, वहां से हमने क्या अपनाया, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। और जर्मनी से हमने क्या अपनाया, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हमने कहां से अपनाए, जर्मनी से। क्लियर है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी कंट्री से हमने क्या अपनाया है। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की और आयरलैंड की। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट अपनाया। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि ऐसे लिस्ट जिसमें वो सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, और दोनों ही अगर लॉ बना देती हैं तो उस कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट का लॉ वैलिड होगा। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट के बीच के जो रिलेशन होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के जो रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, उनकी बात यहाँ की गई है। यानी कि वो जो प्रोविजन है वो यहाँ से लिया गया है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है उनको कैसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या होगी, जो हमारी प्रस्तावना है प्रीएम्बल है उसकी लैंग्वेज, उसकी कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वैसे तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है ना। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, और उस लॉ को बनाने के बाद गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें करी कि उस लॉ को पार्लियामेंट से पास कराने की। तो वो ऐसा हो रहा है कि लोकसभा से तो पास हो जा रहा है लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है, या राज्यसभा से पास हो जा रहा है और लोकसभा से पास नहीं हो पा रहा है। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, पर लोग ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है कि लोकसभा से पास ना हो, क्योंकि लोकसभा में सरकार की मेजोरिटी होती है तो लोकसभा से तो पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन बन रही है बार बार। और सरकार को वो लॉ बनाना ही बनाना है, तो सरकार क्या कहेगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगी और उससे कहेगी कि जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसका ज्वाइंट सेशन बुलाओ। और ज्वाइंट सेशन बुलाएगा प्रेसिडेंट, तो उसमें क्या होगा कि वो जो दोनों हाउसेज हैं वो अब एक साथ बैठेंगे, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। जो लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग चलते हैं, उन दोनों के मेंबर अब एक साथ बैठते हैं, उसको बुलाया था ज्वाइंट सेशन। जब ज्वाइंट सेशन आता है फिर उसमें वो लॉ लाया जाता है और उसकी मेजोरिटी से पास कराया जाता है। तो जब भी कोई लॉ सरकार पास नहीं करवा रही होती है तो वो ज्वाइंट सेशन बुलवाती है, उसमें फिर उस बिल को लेकर आती है और वो बिल वहां से हो ही जाता है, क्योंकि लोकसभा में की मेजोरिटी होती है, थोड़ा बहुत राज्यसभा में सपोर्ट मिल जाता है और वो पूरा ज्वाइंट सेशन हो गया, उतनी मेजोरिटी ने मिल जाती है कि वो जो उनका बिल है वो पास हो जाता है। ठीक है ना। तो कोई ऐसा बिल जो पास ना हो पा रहा हो उसको पास कराने के लिए ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता है राष्ट्रपति के, तब भी ना हो तो फिर समस्या वैसे हो जाता है, मतलब फिर गवर्नमेंट के लिए परेशानी है। फिर तो अगर तब भी नहीं होता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती हैं कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वोटिंग करा लो। अभी वो मोशन लाती है तो फिर वोटिंग होती है,
और अगर सरकार के पास सपोर्ट नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट उसकी मतलब जितनी सीटें चाहिए उसे 272 का सपोर्ट चाहिए। अभी जो सीटें हैं हमारे लोकसभा में 545, उसके हिसाब से 272 मेंबर्स होने चाहिए सरकार में बने रहने के लिए। अगर उससे एक कम भी उनके सपोर्ट में वोटिंग कर देता है तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ये वो प्रोविजन है जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका कॉन्सेप्ट भी साउथ अफ्रीका से लिया गया कि किस तरीके से अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में बात होती है डीपीएसपी की, वो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है। हमारा जो राज्यसभा हाउस है पार्लियामेंट का दूसरा, उस राज्यसभा में हमारे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जो राज्यसभा है उसमें 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस की फील्ड में किए गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों के लिए नॉमिनेट करता है। नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काफी कुछ अच्छा किया है, काफी उपलब्धियां हासिल करी हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति अपनी पसंद से नॉमिनेट करता है 12 लोगों को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 12 लोगों को नॉमिनेट करने का राज्यसभा में, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और लास्ट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसीजर है वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब बात करेंगे जापान। जापान से क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है उसी पे पूरा कंट्री रन होगा, उसी के जो सिटीजन्स हैं वो उसी को फॉलो करेंगे, उसी प्रोसीजर को जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। और ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया, जापान से। दूसरी बात फ्रांस की होती है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया। रिपब्लिक सिस्टम यानी कि रिपब्लिक का मतलब होता है जिस कंट्री का जो हेड है वो इलेक्टेड हो, क्या हो, ना तो नॉमिनेटेड हो ना ही अपॉइंटेड हो, कैसा हो, इलेक्टेड हो, यानी कि उस कंट्री का जो हेड है उसे लोगों ने इलेक्ट किया हो, लोगों के द्वारा चुना हुआ हो। अब वो इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन लोगों के द्वारा इलेक्ट होना चाहिए। वो सिस्टम, वो कंट्री रिपब्लिक कहलाता है। क्लियर है? जिस कंट्री का हेड इलेक्टेड होता है। दूसरी बात, इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यूज को भी कहां से लिया गया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है ना, जो फ्रांस है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यूज को अपनाया है। इक्वलिटी को आप समझते हो, समानता, सभी लोगों को समान मानने की भावना। फ्रीडम यानी आजादी, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, भाईचारे की भावना। सभी लोग आपस में एक दूसरे को अपना मानते हुए, भाई मानते हुए ही देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, बंधुत्व की भावना, सभी एक दूसरे को अपना माने, भाई मानते हुए, मतलब समझ रहे हो ना बात को। मतलब अलगाव नहीं होना चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। लोगों के बीच में भावना होनी चाहिए, हाँ हम सभी लोग एक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं। ठीक है ना, ये चीज है। क्लियर है इतनी बात? तो ये टॉपिक तो हो गया आपका पूरा, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उन सारी कंट्रीज की बात करी जहां जहां से कोई ना कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे कोई और टॉपिक।